गई है महंगाई की, जहां कच्चे तेल की महंगाई का असर सेक्टर्स के अलावा अब आपकी जेब पर भी सीधा असर पड़ने लगा है। और इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, उधर लड़ाई इधर महंगाई। यूक्रेन में पिछले 7 दिनों से दागे जा रहे बम गोलों ने धूल धक्कड़ के गुबार को कम नहीं होने दिया है। यूक्रेन की फिजा में बारूद की गंध फैली हुई है और हालात पटरी पर लौटते नहीं दिख रहे हैं। 28 फरवरी को बातचीत की एक कोशिश हुई थी, मगर बेनतीजा नतीजे के साथ खत्म हुई। मगर इन दोनों देशों की जंग के बीच पिस रहा है तो वो है भारत, क्योंकि इस जंग से भारत पर महंगाई का अटैक हुआ है। जंग के चलते कई प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट घट गया है और डिमांड बढ़ गई है। खासकर पोल्ट्री, डेयरी और सी फूड पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसका ताजा नमूना है अमूल, जिसने दूध की कीमतों में 4% बढ़ोतरी कर दी है। दूध के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105, जी हाँ 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और साथ ही 5 किलो के सिलेंडर जो छोटू कहा जाता है उसमें भी 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दुनिया भर में कच्चे तेल के निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 11% की है और जिसके चलते इस जंग का सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो पड़ा है कच्चे तेल पर। इसके अलावा सूरजमुखी के तेल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि भारत में खपत होने वाले 2.5 मिलियन टन सूरजमुखी तेल में से लगभग 90% यूक्रेन और रूस से मंगवाया जाता है और दुनिया भर के बाजारों में पिछले एक हफ्ते में सूरजमुखी के तेल के दाम 5 से 10% तक बढ़ चुके हैं। चिकन के दाम भी इस साल 25% बढ़ गए हैं और बढ़ोतरी 50% तक पहुंचने का अंदेशा है, जबकि प्रोडक्शन 20% घट गया है। धनिया और जीरा, इन दोनों मसालों के दामों ने तो आसमान छू लिया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान इनकी कीमतों में लगभग 30% का इजाफा हुआ है, जबकि गेहूं, धनिया, जीरा, मक्का और सोयाबीन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दरअसल भारत रूस से खनिज ईंधन और तेल, मोती और कीमती पत्थर और मशीनरी जैसी कई चीजें आयात करता है और करीब 50% की इसकी हिस्सेदारी रहती है। इस जंग के चलते इन चीजों के दाम बढ़ने के आसार हैं, या यूं कह सकते हैं कि जंग रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और महंगाई के मोर्चे पर हार भारत की हो रही है। ET Now स्वदेश। चलिए इस बारे में और बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। पहले गेस्ट हमारे साथ हैं अमित जायसवाल, CFO रॉयल ऑर्किड होटल। अमित सर, सबसे पहला सवाल यह है कि उस जो असर की हम बात कर रहे हैं, क्या वो आप लोगों को भी अब जमीन पे दिखना शुरू हो चुका है? जहां तक होटल इंडस्ट्री की बात है तो अभी जमीन पे हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है फॉरेन ट्रैवल पे बैन था। अभी जस्ट खुला था 1 महीना पहले, तो उतना ट्रैक्शन नहीं था, बट डेफिनेटली इस वॉर का इफेक्ट तो पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। जो हमारी उम्मीद थी कि जो है जैसे ही थर्ड वेव खत्म होगा तो बिजनेस विल नॉर्मलसी को आ जाएगी और जो बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और इनफैक्ट हमारी ये भी उम्मीद थी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 बहुत अच्छा जाएगा। तो अब ये वार ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा कर दिए हैं। आप लोग अभी ऑलरेडी बोल रहे थे कि क्या क्या इफेक्ट है महंगाई वगैरह पर, तो उसी तरह हॉस्पिटैलिटी में भी इसका इफेक्ट तो पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि यूरोप वगैरह से ट्रैवल कम हो जाएगा। जो उम्मीद थी कि यूरोपियन ट्रैवलर्स आएंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इस पे आ गए और डेफिनेटली अभी इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन जो अगले 4-5 महीने में इसका इफेक्ट तो रहेगा ही। सर, एक तो हुआ डायरेक्ट इम्पैक्ट की जो आपने बात करी कि भाई टूरिस्ट बम तो पहले ही नहीं बढ़ रहा था, जो बढ़ सकता था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, उसमें एक इम्पैक्ट हुआ। एक होगा इनडायरेक्ट, जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, क्या उस पर भी फर्क पड़ रहा है और क्या उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है और क्या दाम बढ़ सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली कॉस्टिंग तो बढ़ेगी ना। सारी चीजें जो हम आयात करते थे यूक्रेन और रशिया से, उसका कॉस्ट अगर बढ़ेगा, रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैसेस, तो सारी चीजों का अगर कॉस्ट बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका इफेक्ट तो यहाँ पड़ना ही है। इनडायरेक्टली इट विल फ्लो डाउन और अल्टीमेटली कॉस्ट तो कंज्यूमर ही भरता है। तो हु आर द कंज्यूमर?
और हॉस्पिटैलिटी इज वन मेजर कंज्यूमर ऑफ ऑल द फूड प्रोडक्ट्स एंड आपने जो अभी लिस्टिंग किया है, साथ में आम जनता पे भी उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और हॉस्पिटैलिटी में की हालत ऑलरेडी खराब थी, अभी कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पे थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो क्या हम ये भी देख सकते हैं कि आप भी इस कॉस्ट को पास ऑन कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी क्योंकि वैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन है कोविड की वजह से, तो उसमें आप इस कॉस्ट को अब्जॉर्ब करेंगे? अभी नहीं, अभी तो ये कॉस्ट को तो अभी हमें अब्जॉर्ब करना होगा। जब तक मार्केट में ट्रैक्शन नहीं आता है तब तक अब्जॉर्ब तो हमें करना पड़ेगा। कुछ होटल्स वगैरह जैसे लेजर वगैरह होटल है जहां पे ट्रैक्शन है अच्छा, वहां पे फिर भी हम पास ऑन कर सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन जहां बिजनेस होटल्स में तो हमें अभी इसको अब्जॉर्व ही करना पड़ेगा। आपको लगता है थोड़ा सा जो हम बात करते हैं तंगी में आटा गीला वाली थोड़े हालात हो गए कोविड से, वैसे रिकवरी की उम्मीद थी, बहुत दिनों बाद उम्मीद आई थी कि सब वापस इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू होगा, और वहाँ पे इस तरह चीज़ों ने, जैसे आपने कहा, दोनों इम्पैक्ट हैं। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो कि जिससे टूरिज्म का फर्क पड़ेगा, और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी कॉस्टिंग पे है। तो आपको लगता है थोड़ा तंगी में आटा गीला वाला कॉन्सेप्ट हो गया है? इतिहास गवाह है। देखिए, अगर आप इतिहास उठा के देखें, जब जब वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था, इंक्लूडिंग रशिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वही हालत हुआ था। तो जो है ये वॉर तो ऑटोमेटिकली जो है मार्केट को खराब करता है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। नॉट एनी वॉर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कहीं पर भी उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत तो पड़ता है। और ये तो अभी विकट रूप लेता जा रहा है, पता नहीं कहाँ एंड होगा। तो इसका इफेक्ट तो काफी पड़ेगा इंडस्ट्री पे, और हमारे सेक्टर तो ऐसा है कि जिसपे डायरेक्ट इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी जुड़ गए हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अरुण सर, जिस तरीके से इस समय अभी जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्रूड हैं, प्राइसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? क्या जो प्राइस हाइक आना है वो अभी तक आ चुका है, या इसके आगे अभी और झटका लग सकता है? देखिए, युद्ध बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में होता है, और इसलिए अभी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कितने समय तक चलेगा। लेकिन जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका असर भी तुरंत ही पता लगने लगेगा, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं तो बाकी जो देश हैं वो रूस के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जैसे चाइना जो उसके साथ था भी, तो वो भी कह रहा है कि मैं इतना शायद ट्रेड ना करूं जितना कि जो हो सकता था। तो अगर सारा ट्रेडिंग जो डिस्टर्ब हो जाएगा दुनिया में, तो जो सप्लाई बॉटलनेक से दुनिया में, जिसकी वजह से ऑलरेडी काफी तेजी आ गई थी दामों में, चाहे वो मेटल्स हों, चाहे बाकी कमोडिटीज हों, पेट्रोलियम गुड्स हों, सब में तेजी थी, वो तेजी और हो जाएगी। और जब सब ये दाम बढ़ेंगे तो इनपुट कॉस्ट हमारी इंडस्ट्री के लिए बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। और क्योंकि जो रशिया बहुत बड़ा सप्लायर था क्रूड ऑयल का और पेट्रोलियम गुड्स का, फर्टिलाइजर का, और यूक्रेन और रूस फूड ग्रेन स्टफ का जो सप्लायर था, सनफ्लावर ऑयल का, तो ये फूड आइटम्स में भी तेजी आ जाएगी। हालांकि भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, पर एक्सपोर्ट होने का मतलब है कि जब यहाँ पे दाम बढ़ने लगेंगे, तो कुल मिला के फूड आइटम्स हैं, बेसिक कमोडिटीज हैं, और जब ये सब बढ़ेगा तो इससे जो हमारा बाकी इन्फ्लेशन है वो तेज हो जाएगा। फिर एक जो दूसरा असर हमारे देश में पड़ेगा कि हमारे जो दुनिया भर में जब डिस्टर्बेंस होगा, रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रूड के दाम बढ़ गए हैं। और इस समय सोने की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग इस समय सोना ज्यादा होल्ड करेंगे, और हमारे यहाँ सोना सारा इंपोर्टेड होता है, तो सोने के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बिल उतना बढ़ेगा नहीं, तो हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, उससे फिर रुपया कमजोर होगा। तो जब रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो इस तरह से कई रास्तों से हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो और तेज होने की आशंका है, और इसी से अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है, और ज्यादा अनिश्चितता का काल बढ़ेगा। सर, हमारे दर्शकों को एक बार समझाएं कि जब हम रशिया की बात करते हैं, क्योंकि कितनी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है रशिया, और कहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे वो मेजर एक्सपोर्टर है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सैंक्शंस की वजह से बाकी देशों पर भी। तो ऐसा है कि रशिया इस समय 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उसका जो 2019 का जीडीपी था, जो मतलब पैंडेमिक के पहले, वो था $1.7 ट्रिलियन, यानी भारत से वो कम है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन में वो हमसे बहुत ज्यादा कम है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे काफी ज्यादा है। और उनका जो एक्सपोर्ट है वो $427 बिलियन था, जो कि
उनके जीडीपी का 25.5% था और जो इंपोर्ट था वो 14.5% था। तो उनका सरप्लस बहुत है जो ट्रेड में, क्योंकि उनके पास पेट्रोलियम गुड्स ये सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, वहां पे मिनरल रिच कंट्री है, तो उसकी वजह से है। तो जो उनका जो एक्सपोर्ट जो होता है वो कई चीजों में बहुत ज्यादा है, जैसे कि पेट्रोलियम गुड्स है और जो ये बाकी चीजें हैं, कोल है, स्टील है, जो लकड़ी के प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट उनका बहुत है। और जो उनका इंपोर्ट है वो ज्यादा मशीनरी में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल गुड्स में है, व्हीकल्स में है, प्लास्टिक्स में है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट में जो करते हैं उसको रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन वो इंपोर्ट जो करते हैं उसको वो रिप्लेस कर सकते हैं, अपने यहाँ भी उत्पादन कर सकते हैं, चीन से भी ले सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ वक्त हो चला है एक स्वदेश आर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। तो रूस और यूक्रेन में चल रहे तनाव के चलते आज एक बार फिर बाजार पर दबाव देखने को मिला। हालांकि आखिरी के 1 घंटे में निचले स्तरों से भी हमें सुधार देखने को मिला। कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही थी कि एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो सकती है, उसके चलते एक रिकवरी हमें देखने को मिली। पर जब बाजार अगर देखें तो निफ्टी में करीब 130 अंकों का सुधार हमें देखने को मिला निचले स्तरों से, और 16,600 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, वहां पे भी निचले स्तरों से हमें सुधार देखने को मिला। बट आइए चलते हैं अब प्रियंका के पास, जो कि अब हमें बताएंगी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स आज फोकस में रहे और किन में एक्शन देखने को मिला। प्रियंका बताइए। जी देखिए, बिल्कुल बाजार पर आज सुबह से एक सेलिंग प्रेशर हावी था अमिड द जियोपॉलिटिकल टेंशन, और जिस तरह से कल यूएस मार्केट से भी ट्रिगर लिए, लेकिन आप लास्ट आवर का ट्रेड देखें तो वहाँ थोड़ी रिकवरी आई। इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट में जब ये न्यूज़ आई कि रूस दूसरे दौर के बातचीत के लिए तैयार है, हम लगभग 200-225 पॉइंट्स की गैप डाउन के साथ खुले थे, लेकिन आप रिकवर हुए बाद में और राउंड अबाउट अब जो क्लोजिंग है वो 16,600 के ऊपर हुई है, यानी 16,575 जो एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा था उसके ऊपर बाजार क्लोज हुआ है। आज क्लियरली जो 2 बड़े सेक्टर थे जिन्होंने ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ, उसमें पहला सेक्टर था ऑटो पैक के नंबर्स आए। आप स्टॉक्स लाइक मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी ने बाजार को नीचे की तरफ दिखा। इसके अलावा जो दूसरा ड्रैगर था वो था पीएसयू बैंक स्पेस। आप निफ्टी बैंक को देखें तो ये एक टाइम पे 1200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी, हालांकि लास्ट आवर में जरूर आपको बाजार रिकवर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन आप पीएसयू बैंक स्पेस से या फाइनेंस काउंटर्स की बात करें तो आज क्लियरली ये ड्रैगर्स थे। तो कौन से सेक्टर्स से जिन्होंने आज बाजार को स्ट्रेंथ दी, उसमें आपको मेटल पैक क्लियरली, तो ये 2 सेक्टर्स जहां से आपको बाजार में जहां ड्रैगर्स दिखे। लेकिन अगर मूवर्स की बात करें, गेनर्स की बात करें तो मेटल स्पेस, पीएसई स्पेस यानी कोल इंडिया, आरईसी, इस तरह के काउंटर इनमें तेजी देखने को मिली। मेटल शेयरों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। कुछ और काउंटर्स जिनकी बात करनी चाहिए जो एफएनओ स्पेस से भी रहे, जहां क्लियरली प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग, यहाँ पर एक्चुअली बाजार उन स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिनका इन्फ्लेशन से सीधा असर नहीं है। प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग काउंटर्स, क्योंकि कमोडिटीज के प्राइसेस तेज हैं, उनमें वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है, इसलिए M6 से काउंटर में आपको एक तरफा सर्ज देखने को मिला। आपको IEX में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली। तो कई सारे काउंटर्स जहां आज जिनमें तेजी देखने को मिली उनमें आपको प्लेटफॉर्म स्टॉक्स शामिल थे। तो बाजार में एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, आज प्रेशर था, लेकिन लास्ट आवर में जरूर रिकवरी हुई है। कुछ और स्पेस, इंश्योरेंस स्पेस, फर्टिलाइजर, एग्रो केमिकल, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। GNFC, टाटा केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, इनमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। साथ ही इंश्योरेंस पैक को आप देखें, क्योंकि LIC का IPO होना है, इस स्पेस पर हम लगातार कई बार अपने चैनल के जरिए बात भी कर चुके हैं। आप HDFC लाइफ की बात करें, SBI लाइफ की बात करें, AMC स्टॉक्स में HDFC AMC की बात करें, इनमें आपको एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। तो ओवरऑल एक्शन आज दिन भर में एक सेलिंग प्रेशर हावी था, लेकिन लास्ट के आवर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब जरूर हुआ है। धन्यवाद प्रियंका, आज मार्केट का पूरा एक्शन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो इतना उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिल रहा है, इस बीच कहना काफी मुश्किल है कि कल मार्केट किस तरीके से शुरुआत करेगा। बट इसी उथल पुथल के बीच में ऐसा नहीं है कि निवेश के मौके नहीं है, और ऐसे वक्त
पैसा कैसे बनेगा, किन शेयरों में दाव लगाना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए, इस पे एक्सपर्ट्स की सलाह लेना काफ़ी अहम हो जाता है। इसके लिए मेरे सहयोगी अजय शर्मा ने बात की एमके वेंचर्स के को-फाउंडर और फंड मैनेजर तुषार बोरा से। देखिए उस खास बातचीत के कुछ अंश। कि कौन से वेरिएबल्स आपके हिसाब से इस समय मार्केट पे प्ले आउट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट बना हुआ है? So I think the major variable for us to consider from economy perspective, from flows perspective और earnings के perspective से is oil. Now महीना भर पहले बजट था, गवर्नमेंट ने जो भी उनके रेवेन्यू assumptions थे, oil was 20-25% lower price from today. जी, All those assumptions have gone for a toss. बिल्कुल। आपने देखा Q3 में there was significant volatility in earnings. FII flows have been severely negative. Last 6 महीने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए बाजार से जा चुका है. In a scenario like this, oil price at the price where it is today, above $100, इकोनॉमी के लिए भी नेगेटिव है, and it will have a derivative impact on flows, on earnings, on currency. जी, So I think oil is the one variable that we should all be tracking closely. We don't know कितना टाइम ये मंदी चल सकती है oil related, but definitely we have to be prepared for both scenarios. One is that oil will stay here for some time and then hopefully come back down to $60 to $70 levels or around $75 levels, जो हमारा comfort है. There could be a scenario where oil could remain here or higher for some more time. राइट। तुषार, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये मान रहे हैं कि आपने लेवरेज को लेके काफ़ी काम किया हुआ है। लेवरेज, चाहे वो पर्सनल लेवरेज हो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का, चाहे कंपनी के लेवरेज हो, जरा उसके ऊपर वाला पॉइंट अगर आप बिल्ड अपॉन करें। So मेरा मानना है अजय, right now is not the scenario for us to be taking leverage. And I'll explain there are 4 kinds of leverage I want to look at. But to start with, एक पावर प्ले का हमारा लास्ट 1.5 साल का एक फेज था जहाँ पे 4s और 6s, there were enough number of 4s and 6s. जी, आप जो भी ले रहे थे वो बढ़ रहा था. We were in a momentum in the markets. I think next 1 year survival will be key. Singles are important. Wicket बचा के खेलना है. जी, There are 4 kinds of leverage that we have to overall cumulatively try to reduce. पहला leverage मैं मानता हूँ कि corporate leverage है. कंपनीज, इनफैक्ट आप देखेंगे अगर लास्ट 3-4 साल में तो कॉर्पोरेट साइकिल में मैसिव डीलेवरेजिंग हुआ है. ऑल योर मेजर एसेट ओनर्स लाइक ऑयल एंड गैस, सीमेंट, स्टील, ऑन द B2C साइड रिटेल, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में लेवरेज ओवरऑल कम हुआ है कंपनीज में. सो वहाँ पे एक ओवरऑल कंफर्ट है. बट एक देयर इज अ सेकंड लेवरेज व्हिच इज प्रोमोटर लेवरेज. जी हाँ, दैट इज स्टिल वेरी हाई इन द सिस्टम. कई ऐसी कंपनीज है जहाँ प्रोमोटर्स का पर्सनल डेट है, दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनी बिकॉज द शेयर्स आर गिवन एज कोलैटरल, और एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहता है. द थर्ड लेवरेज इज एट अ पोर्टफोलियो लेवल. आई एम ओके अगर इफ यू वांट टू बी 100% इन्वेस्टेड और 90 और 80 और 70, जी, लेकिन 100 का 101 भी नहीं होना चाहिए. एनी काइंड ऑफ लेवरेज एट अ पोर्टफोलियो लेवल इन दिस काइंड ऑफ अ वोलेटाइल मार्केट लाइकली है कि आप मंदी के माहौल में ही आप बेचोगे. बिल्कुल. और आपका लेवरेज वर्स्ट टाइम में आपका जब आपको लेवरेज शुरू करना चाहिए उस समय आपका लेवरेज कटेगा. जी, और एक चौथा है, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, दिस इज फ्रॉम अ नैरेटिव पर्सपेक्टिव. बहुत सारी बार हम कंपनीज देखते हैं जो 3 साल 5 साल आगे 10 साल आगे की स्टोरीज आज बेच रही होती हैं, एंड इन्वेस्टर्स इन गुड टाइम्स लैप ऑन टू देम. जी, दिस इज नॉट द टाइम टू बी लुकिंग एट दो स्टोरीज. आई थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग्स पे फोकस होना जरूरी है. आपके पोर्टफोलियो में वही कंपनीज हो जहाँ आपको अर्निंग्स पे कोई विजिबिलिटी है, बहुत बढ़िया, रादर देन ट्राइंग टू प्ले 3 or 5 year आउट स्टोरीज. हम ये भी जानते हैं कि आप वीकेंड में पोएट हो जाते हैं, उनका कैप पहनते हैं और आप बहुत शानदार कविता लिखते हैं. तो अगर अपने कविता के स्टाइल में आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई एक मैसेज देना चाहे इन्वेस्टमेंट्स में या बाजार में कैसे बिहेव करें, बट अपने कविता वाले स्टाइल में, तो वो क्या होगा? I was prepared for this question. मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे अजय. जी बिल्कुल. If you allow me 30 seconds, I have written something. Sure, why not? But just before I go to this, a couple of themes I would like to, points I would like to make further. I think real interest rates अभी भी negative है. Policy support अभी भी accommodative side पे ही है RBI का stance. Real estate is one more bucket where I think there will be incrementally यहाँ से भी तेजी रहेगी real estate as a pocket. Coming to markets, I think these few lines should convey the message appropriately.
कोई है भयभीत, किसी की आंखें नम है, कोई है भयभीत, किसी की आंखें नम है, युद्ध का माहौल एक बार फिर गर्म है, बाजार का रुख भी आज थोड़ा नर्म है, लंबी अवधि का निवेश वैसे तो हमारा धर्म है, पर कहीं पैसों का अभाव, किसी को नुकसान का गम है, कहीं हिम्मत टूटी जाए, कहीं धैर्य थोड़ा कम है, रोज की तेजी मंदी मत देखो मेरे दोस्त, रोज की तेजी मंदी मत देखो मेरे दोस्त, मीलों का है सफर, कई सालों की है बात, जिसने हर दौर में बाजार में निवेश किया, जिसने हर दौर में बाजार में निवेश किया, किस्मत ने भी हमेशा दिया उसी का साथ। परे रखो फिर अपनी सोच और अपने जज्बात, करो लंबे समय का निवेश, तभी बनेगी बात। तो ये थे एमके वेंचर्स के को फाउंडर और फंड मैनेजर तुषार बोरा, जिन्होंने आखिरी में स्टॉक मार्केट्स में एक बेहद सुंदर कविता भी पढ़ी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं हम ईजी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर, जो कि 2 लिस्टेड कंपनीज में है। कंपनी फोकस में जो पहली है वो है शंकरा बिल्टकॉइन, जिसमें एपीएल अपोलो 10% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी ले सकती है। और इस खबर को पूरी डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज पोद्दार। पंकज, बताइए और क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स और शंकरा बिल्डकॉन के बीच में एक डील ब्रू हो रही है। मेरे सूत्रों के अनुसार शंकरा बिल्डकॉन में 10% स्टेक लेने की चाहत है एपीएल अपोलो को। ये स्लाइटली हायर भी हो सकता है और डील काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे है। अगर हम करंट मार्केट कैप ऑफ शंकरा बिल्डकॉन देखें, इट्स क्लोज टू अबाउट 1700 करोड़, मतलब अगर 10% हिसाब समझे तो अबाउट 170-180 ऑड करोड़ पे टोटल नंबर आ सकता है। क्या मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि ये शंकरा के साथ एक स्ट्रैटेजिक डील जैसा रहेगा, जिसमें ये इनके प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस डील की पर्टिकुलर मात्रा है। अर्लियर ऑल्सो शंकरा बिल्डकॉन ने अपना एक छोटा सा एसेट अबाउट 60 करोड़ का इस कंपनी को बेचा था। 2016-17 की बात है ये, या शायद 2018 की बात है। हमने दोनों कंपनियों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द कंपनीज हैव नॉट आंसर्ड आवर क्वेरी, सो वील वेट एंड वॉच फॉर दैट। बट हमारे सूत्रों के अनुसार ये डील ऑलमोस्ट डन डील हो चुकी है, एडवांस स्टेजेस में है and announcement can come in anytime soon. धन्यवाद पंकज, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आगे के डेवलपमेंट्स पे हमारी नज़र ज़रूर होगी। पर इन दोनों के अलावा आज जो दूसरा काउंटर फोकस में था वो था वरुण बेवरेजेस, जिसमें कंपनी ने पेप्सी के साथ कुरकुरे पॉपकॉर्न बनाने के लिए करार किया है। और इसी पे ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए और किस तरह की डिटेल्स निकल कर आई हैं? वरुण बेवरेजेस काफ़ी फोकस में रहा है जब से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो पेप्सी के स्नैकिंग ब्रांड कुरकुरे पॉपकॉर्न का मैन्युफैक्चरिंग अब से करेंगे। अब ये पहली बार वरुण बेवरेजेस ने एक्सपेंशन किया है एक नॉन बेवरेज कैटेगरी में। और अगर पेप्सी की तरफ से अगर आप देखते हैं तो पहली बार उन्होंने अपना पार्टनरशिप एक्सटेंड किया है एक बॉटलिंग कंपनी के साथ। अभी वो बॉटलिंग कंपनी स्नैकिंग ब्रांड्स भी बनाएगी। अब अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस करीब $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकती है ये कुरकुरे पॉपकॉर्न ब्रांड को मैन्युफैक्चर और पैक करने के। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग होगी ये वरुण बेवरेज के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूपी प्लांट में ही होगी। अब पेप्सी का एक लार्ज प्रेजेंस है स्नैकिंग ब्रांड में। अगर आप देखते हैं तो लेज और कुरकुरे उनका मेजर ब्रांड है और FY21 के जो रेवेन्यूज थे वो करीब 4300 करोड़ रुपीस के थे, जो FY20 से हायर थे। बट जो एबिट मार्जिन्स थे वो थोड़े लोअर थे, अराउंड 5% इन FY21। और वरुण बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिनर्जीज मिल सकती है वरुण बेवरेजेस को स्नैकिंग ब्रांड में एक्सपैंड करके, क्योंकि उनका जो बॉटलिंग बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक नेटवर्क है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो काफ़ी ओवरलैप देखने को मिल सकता है ये स्नैकिंग और बेवरेज कैटेगरी में। अब जेफरीज का ऐसा मानना है कि PNL और बैलेंस शीट पे वरुण बेवरेजेस का ये इन्वेस्टमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आगे जाके कोई बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस हो सकती है वरुण बेवरेजेस और पेप्सी कंपनी में, क्योंकि दोनों ही कंपनीज का काफ़ी पुराना रिलेशनशिप रहा है बॉटलिंग बिजनेस के लिए एटलीस्ट, और स्नैकिंग ब्रांड में ये आगे जाके एक बड़ा रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। अब वरुण बेवरेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो आगे जाके भी काफ़ी की ट्रिगर्स है कंपनी के लिए। पहली बात तो 2022 कैलेंडर ईयर में एक नॉर्मलाइज समर सेल्स देखने को मिल सकता है वरुण बेवरेजेस के लिए। लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी डिसरप्शन था तो नॉर्मलाइज सेल्स नहीं दिखा था कंपनी के पीक क्वार्टर में। उसके अलावा मार्केट शेयर गेन्स भी देखने को मिल सकता है कंपनी के न्यूली अक्वायर्ड टेरिटरीज जो कि साउथ और वेस्टर्न रीजन है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि जूसेस और वाटर कैटेगरी
कैटेगरी में और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है उसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, खासकर कि कंपनी के एनर्जी और डेयरी पोर्टफोलियो में। जी धन्यवाद सौमित, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वरुण बेवरेजेस की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। और इसी के चलते देखिए ऐसे बाजार में भी स्टॉक 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। पर चलिए अब बात करते हैं अब महाराष्ट्र की, जहां पे घटते कोविड केसेस के चलते अब महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी प्रतिबंधों को हटा दिया है, पर इसी के साथ कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। क्या है ये नई गाइडलाइंस, बताने के लिए हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता खुशबू तिवारी जुड़ रही हैं। खुशबू बताइए। रेस्टोरेंट हो, बार्स हो, सिनेमा हॉल हो या शॉपिंग सेंटर्स हो, इन सभी के लिए एक राहत की बड़ी खबर है, खास तौर पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंध लगाए थे उन सबको हटा दिया है और अब अलग नई गाइडलाइन जारी की है। ये जो गाइडलाइंस है वो 4 मार्च से लागू होंगे और इसके तहत कोई भी जैसे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं फुल कैपेसिटी पर यानी 100% कैपेसिटी पर, क्षमता पर काम कर सकेंगे, जो अब तक 50% के आसपास लगाई गई थी। इसके अलावा जितने भी ऑफलाइन स्कूल्स हैं वो वापस शुरू हो सकेंगे, यानी जो नॉर्मल पढ़ाई है स्कूलों में वह वापस शुरू हो सकेगी। बच्चे वापस स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, चाहे प्री स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, यहाँ पर भी फिजिकल एजुकेशन जो है वो शुरू की जा सकेगी। इसके अलावा जितने भी मैरिज या इस तरह का कोई भी गैदरिंग हो रहा है, पब्लिक गैदरिंग, वहाँ के वेन्यू में अभी भी 50% की क्षमता जारी रहेगी, वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन अब भी जारी रहेगा और 1000 से ज़्यादा लोग अगर जुट रहे हैं तो उसके लिए अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इन सब के लिए कुछ नियम और बनाए गए हैं, खासतौर पर जैसे कि अगर कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है तो उसके सभी एम्प्लॉयज़ को फुली वैक्सीनेटेड होना होगा। अगर कोई भी कंपनी चल रही है तो उसके कर्मचारियों को भी फुली वैक्सीनेटेड होना होगा, यानी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो और उसके 15 दिन बीत चुके हों। और इसके अलावा जो एक और छूट दी गई है वो है कि अगर आप इंटरस्टेट या ट्रैवल कर रहे हैं तो जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए RT-PCR की ज़रूरत को भी ख़त्म कर दिया गया है। खुशबू तिवारी, ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद खुशबू, ये पूरी डिटेल्स और ये लेटेस्ट अपडेट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ पे इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। कुछ ऐसे ही लोगों में नाम आता है फिनटेक कंपनी भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर का, जिन्हें अब अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। रियलिटी शो शार्क टैंक में सख्त व्यवहार और हाजिर जवाबी से सुर्खियों में आने वाले अशनीर ग्रोवर एक बार फिर से चर्चा में हैं। भारत पे में जहां वो अब तक को-फाउंडर रहे थे, अब उन्हें उसी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। इस्तीफा देने के अगले ही दिन यानी 2 मार्च को कंपनी बोर्ड ने अशनीर को सभी पदों से हटा दिया है। अशनीर ने 2000-2004 के बीच IIT दिल्ली से बीटेक और इसके बाद 2004-2006 के बीच IIM अहमदाबाद से फाइनेंस में MBA किया। करियर की शुरुआत में कोटक इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर्स्ट और PC ज्वेलर्स लिमिटेड जैसे ब्रांड्स के साथ काम अशनीर ग्रोवर के स्ट्रगल पीरियड का हिस्सा रहा। लेकिन अशनीर ग्रोवर नाम का ये शख्स बड़े बड़े ब्रांड्स पर अच्छे पदों पर होने के बावजूद यहीं नहीं रुका और आज से ठीक 4 साल पहले 2018 में अशनीर ग्रोवर को महसूस हुआ कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे होना चाहिए जिसे सभी मर्चेंट एक्सेस कर सकें और जो उनके मार्जिन में कटौती ना करे। इसी प्लान को लेकर उन्होंने भारत पे की स्थापना की। इस सॉल्यूशन से मर्चेंट को अलग अलग पेमेंट एप्स के लिए अलग अलग QR कोड लगाने के झंझट से मुक्ति मिली और देखते ही देखते ये स्टार्टअप महज 3 सालों में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया और देश का 19वां यूनिकॉर्न बना। भारत में पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियों के बीच भारत पे कंपनी के सफल होने की वजह यह है कि भारत ने दूसरी कंपनियों से हटकर अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई और ये अशनीर ग्रोवर का हाथ था कि देखते ही देखते इस ऐप से 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। इसके अलावा अभी हर रोज 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इस ऐप के जरिए हो रहा है। भारत पे को शुरू करने वाले को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर बीते 2 महीनों से विवादों में हैं। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस साल की शुरुआत में अशनीर का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी से अपमानजनक भाषा में बोलते सुनाई दे रहे थे।
इसके अलावा कंपनी के नियमों के खिलाफ व्यवहार होने का भी उन पर आरोप लगा था। अशनीर और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी ने जांच बिठाने का फैसला किया। इस जांच में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को पैसे के हेरफेर में शामिल पाया गया। इसके बाद उन्हें कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर अपनी ही कंपनी के फैसलों के खिलाफ ग्रोवर ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपील की थी। यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अशनीर को भारत पे कंपनी को छोड़ना पड़ा है। भारत पे कंपनी के पिछले फंड के अनुसार उनकी हिस्सेदारी 9.5% यानी 1800 से 1900 करोड़ रुपए थी। अब ग्रोवर ने कहा है कि भारत पे में वे अपने पूरे शेयर को बेचने का प्लान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। तो कई दिनों से सुर्खियों में रहने के बाद अशनीर ग्रोवर को आज अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देना पड़ गया। पर चलिए अब बात करते हैं नई नियुक्ति की, जो कि हुई है सेबी में। आज माधवीपुरी बुच ने सेबी की चेयरपर्सन का पदभार संभाल लिया है। वो 3 साल तक इस पद पर रहेंगी और इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, जहां पे ये पहला मौका है जब कोई महिला सेबी की कमान संभाल रही है। माधवीपुरी बुच को फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का 30 साल का अनुभव है और आपको बता दें कि माधवी 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी की फुल टर्म मेंबर भी रह चुकी हैं। माधवी ने अपने करियर की शुरुआत ICICI बैंक के साथ की थी और वो 2011 तक ICICI सिक्योरिटीज में MD और CEO के पद पर रह चुकी हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद माधवीपुरी बुच ने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री हासिल की थी। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भारत किस तरीके से तैयारियां कर रहा है। तो यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने आज एक और हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किए जा रहे ऑपरेशन गंगा की समीक्षा हो रही है। पीएम मोदी आज रात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ MEA प्रवक्ता अरविंदम बागची ने बताया है कि विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी जारी होने के बाद करीब 17,000 यूक्रेन बॉर्डर छोड़ चुके हैं। ये 17,000 छात्र यूक्रेन बॉर्डर छोड़ चुके हैं और इन्हें लाने के लिए 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। वहीं पोलैंड पर पहुंचे केंद्र मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और VK सिंह छात्रों से मुलाकात की और उनकी मदद कर रहे हैं। पर इस पे ज्यादा डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं। समीर, बताइए और किस तरीके के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, रूस और यूक्रेन के बीच की तनाव की स्थिति लगातार गहराती जा रही है। नतीजा आज जो भारतीय दूतावास है यूक्रेन में उसने एक नई एडवाइजरी जारी करी है। साफ तौर पे कहा है कि जितने भी भारतीय विशेषकर मेडिकल स्टूडेंट जो खार्किव में मौजूद है वो वहां से निकल जाए और जो 3 शहर जिनका जिक्र किया गया है वो उन शहर में पहुंचे और कोशिश करें कि वो यूक्रेन बॉर्डर पे पहुंचे ताकि वहां से उनको वतन वापसी कराई जा सके। अभी तक की जो ताजा स्थिति है वो ये है कि 4 केंद्रीय मंत्री वो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पहुंच चुके हैं। मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मंत्री वो रोमानिया में मोर्चा संभाले हैं, जबकि पोलैंड में जनरल VK सिंह मौजूद है, किरण रिजिजू भी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। इस तरीके से 4 मंत्री वहां पर मौजूद हैं और वो लगातार जितनी भी फ्लाइट वहां से उपलब्ध हो पा रही है जो भारत से जाती है उनके जरिए ऑपरेशन गंगा के तहत ये भारतीयों को वहां से निकालने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जारी करे हैं उसके तहत फरवरी के मध्य में जब एडवाइजरी जारी की गई भारत की तरफ से, तब से लेकर के अब तक 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन को छोड़ा है। लेकिन जितने भी अभी भी भारतीय जो बॉर्डर पे फंसे हुए हैं उनके लिए लगातार फ्लाइट जारी है। 2 बातें अहम इसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस ऑपरेशन गंगा की लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देर शाम उन्होंने एक और समीक्षा बैठक करी है और अब देर रात वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और उनसे इस बात को लेकर सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट वहां पर फंसे हैं खासकर यूक्रेन में उनको निकालने के लिए सेफ पैसेज मुहैया कराया जाए। ये लगातार डेवलपमेंट बना हुआ है, लेकिन भारत ने इसके साथ की है कि वो यूक्रेन में फंसे हुए जितने भी मेडिकल स्टूडेंट या नागरिक हैं उनको वो लगातार
ऑपरेशन गंगा के तहत निकालने के लिए वो प्रयास जारी है। जी धन्यवाद समीर, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और इससे जुड़े जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो मीटिंग हो या फिर आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की, वो हम आपको समय समय पे जानकारी जरूर देंगे। पर इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया की सभी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।